आज के इस लेक्चर में मैं आपको इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ पर क्वेश्चन कराऊंगा। हमारे पास एक बॉडी या एक पार्टिकल दिया होगा। न्यूटन्स लॉस पढ़ते समय हम बॉडी को पार्टिकल ही ट्रीट कर रहे होते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि यदि हमारी कोई बॉडी या कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि उस पर टोटल फोर्स जीरो होगा, उस पार्टिकल या बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये समझेंगे। आगे चल करके जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ लेंगे तो इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के तरीके समझेंगे। वर्क और एनर्जी जब पढ़ रहे होंगे तो भी वहाँ पर ये देखेंगे हम कि हम इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली और कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम बहुत एक छोटी सी बात पढ़ रहे हैं कि यदि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मैं बहुत स्पेसिफिक लिखना चाहता हूँ कि यदि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उस पर टोटल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। दो तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। क्योंकि रोटेशन वाली बातें अभी हमने पढ़ा नहीं है तो केवल और केवल हम लिखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अभी आप ये ट्रांसलेशनल टर्म नहीं भी लिख सकते हैं। इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम टोटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल, बॉडी भी लिख सकते हैं, ऑन ए पार्टिकल इज जीरो। अब यदि टोटल फोर्स जीरो होना है तो आप देखिए, यदि मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर इधर की तरफ एक फोर्स F1 लगा दिया, और यदि जीरो करना है तो मेरे को एक अपोजिट लगाना पड़ेगा F2। सो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो पार्टिकल। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल अंडर टू फोर्सेस। तो यदि केवल दो फोर्स लग रहे हैं और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब आप इक्विलिब्रियम की मीनिंग समझ लीजिए पहले। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो है तो उसका अपना एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ये कंडीशन मीट आउट होना जरूरी है अभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब मैंने क्या लिया, दो फोर्सेस लिया, तो दो फोर्सेस में इक्विलिब्रियम तभी आ सकता है व्हेन द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। अब मान लेते हैं मैं दो से अधिक फोर्सेस लगा देता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इसमें एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F1, एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F2 और एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F3। तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। सो ये जो हमें मिल रहे हैं तीन फोर्सेस, इनका वेक्टर समझ लेंगे। यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो, ये ज़रूरी है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। तो हम इनमें से कंपोनेंट ले लेंगे, है ना। और यदि एक इधर की तरफ है तो इधर वाले फोर्सेस। सो हमारी एक तो बेसिक कोशिश ये होगी कि हम किसी दो डायरेक्शन में इनके कंपोनेंट लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। दूसरा, तीन फोर्सेस के लिए हम यहाँ पर एक लामी थ्योरम भी लगा सकते हैं। सो आगे है लामीस थ्योरम, इसका भी काम पड़ सकता है, आप लगा सकते हैं। तो लामीस थ्योरम लगाने के लिए तीन फोर्सेस होना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं F1 है, तो F1 यहाँ पर जो इधर की तरफ जो फोर्स बन रहा है एंगल, मान लो अल्फ़ा है। F2 के सामने वाला एंगल कितना है, बीटा, और F3 के सामने वाला ये एंगल कौन सा है, गामा। तो यदि ये कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है, और उस पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2, F3। सो अंडर इक्विलिब्रियम वी मस्ट है F1 के सामने का एंगल कौन सा, F अल्फ़ा। सो इक्विलिब्रियम में यदि है तो F1 बाई साइन अल्फ़ा। फिर ये F2 के सामने एंगल कौन सा है, बीटा। सो F2 बाई साइन बीटा। आज मैं आपको यही सब सिखाऊंगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत जगह चीज़ें अपनी आती रहेंगी और अपने को ज़रूर आना चाहिए। F3 डिवाइड बाई साइन गामा। सो आप ये थ्योरम याद रख सकते हैं, थ्योरम लगा देंगे। थ्योरम नहीं लगाना है तो होगा क्या कि हमें जो फोर्सेस हैं इनके कंपोनेंट्स ले लेंगे। सो अभी हम सिर्फ दो तरह के प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करेंगे। या तो दो फोर्स लग रहे होंगे तो इक्विलिब्रियम एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्टली ओवरऑल हम उसको बराबर कर सकते हैं, और तीसरा है तीन। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस है, वो ज़्यादातर इस कैटेगरी पे होते हैं कि जिस पे तीन फोर्स लग रहे होते हैं। अब हम एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लगाना है। मेरे पास
तो ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये एक कोई स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ से एक अटैचमेंट है एक स्ट्रिंग का, और एक दूसरी स्ट्रिंग यहाँ से अटैच्ड है, और यहाँ से मैंने एक ब्लॉक लगा रखा है। ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो मास है m वो 30 kg है। ए लिख देता हूँ। इस स्ट्रिंग का नाम ए लिख देता हूँ, और इस स्ट्रिंग का नाम बी लिख देता हूँ। ये लीजिए। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मैंने हैंग कर दिया। एक छोटी सी रस्सी ये है, एक इधर मैंने इस यहाँ से एक दीवार से फिक्स कर रखा है, एक वॉल से इधर से फिक्स कर रखा है। सो मुझे क्या निकालना है, फाइंड टेंशन ऑन स्ट्रिंग ए एंड बी। बहुत आसान है, हम दोनों तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। सो ये इक्विलिब्रियम में है, कोई मोशन नहीं है कहीं पर भी। सो ये बना लें आप यहाँ पर। अब देखिए स्ट्रिंग इधर mg लगेगा, मतलब 30g का फोर्स यहाँ लगेगा। g की वैल्यू एज यूजुअल हम लोग 10 लेंगे। मैं आपको हर जगह g की वैल्यू 10 लेता चला आ रहा हूँ। g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ तो यहाँ पर 3 फोर्सेस लगेंगे। एक इधर की तरफ रस्सी जा रही है, सो टेंशन ए। एक नीचे स्ट्रिंग जा रही है, बट इससे क्या अटैच्ड है, ये 30 kg का ब्लॉक, इसलिए मैं इसे तो 30g लिख देता हूँ, 300। और एक जो है वो इधर की तरफ अटैच्ड है, और इधर की तरफ जो है वो टेंशन बी है। एंगल जरूर दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है यहाँ, बट दैट इज़ गिवन। ये एंगल है 37 डिग्री। ये हो गया। सो यहाँ पर हमारा जो ये एंगल है, ये वाला एंगल यहाँ से 37 डिग्री है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। सो इधर की तरफ से 37 है, तो आप इधर बना लीजिए। तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा, 37 के इक्वल होगा। अब अभी मैं आपको लॉमिस थ्योरम से बताऊंगा और कंपोनेंट लेके बताऊंगा, है ना। सो आप देखिए एंगल्स बना सकते हैं हम यहाँ पर। ये 90 डिग्री का है, इनके बीच में 3 फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर ये TB फोर्स है, तो TB के सामने वाला एंगल है कितना है, 90 है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा TB डिवाइड बाई साइन 90। ये हो गया। अब आप ये देख लीजिए TA के सामने ये एंगल है, तो 90 + 37 है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, साइन 90 + 37 इज इक्वल टू ये 30g है, मतलब इसका वेट है। तो 30 यहाँ पर ये कौन सा फोर्स था, TA, एंड दैट इज़ 30g। 30g का मतलब 300। ये मैंने 30g को 300 लिख दिया। और ये वाला एंगल इधर की तरफ है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक जाते तो 180 होता, बट 180 से कितना कम है, 37 कम है। सो ये एंगल 37 है। यदि आप बहुत क्लियरली इसको नहीं देख पा रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ 37। सो अब देखिए, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक एंगल लूँगा तो 180 होगा, लेकिन मेरे को तो केवल इसके यहाँ से यहाँ तक एंगल चाहिए। तो 180 में से 37 कम है। सो मैं इसे लिख दूँगा साइन 180 - 37। ऐसे ही लिखेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए TB साइन 90 कितना होता है, 1। TA साइन 90 + थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 37। और ये 300 साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होगा। सो इट इज़ साइन 37। ये हो गया। अब आप देखिए TB डिवाइड बाई 1 है, वही है। और यहाँ पर TA cos 37 इज़ 4/5 एंड दिस इज़ 300, और साइन 37 इज़ 3/5। सो आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आप देखिए यहाँ पर TB आ गया और ये ऊपर चला गया, तो 5TA/4। सो यहाँ पर आ जाएगा 5TA/4, और फिर ये ऊपर चला जाएगा। सो 300 × 5 डिवाइड बाई 3 आ गया। सो काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं।
और मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। TB 5TA/4 और ये उसे कर देंगे तो 500। सो देयरफॉर TB इज इक्वल टू 500 न्यूटन। TB इज इक्वल टू 500 न्यूटन। और ये TA यदि आप लेंगे तो TA कैसे सॉल्व करेंगे? 5TA/4 इज इक्वल टू 500। 5 से और ये कैंसिल कर देंगे आप, सो ये 100 हो गया। सो देयरफॉर TA इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो TA और TB दोनों आ गए। सो मैंने यहाँ पर आपको लॉमिस थ्योरम का एप्लीकेशन करके बता दिया। बहुत आसान से, देखिए मैं इसे TC मान सकता था और दो ये तो यहाँ पर इस पॉइंट पे लेते तो ब्लॉक का mg नीचे लगता, ऊपर TC लगता। दो फोर्स में इक्विलिब्रियम पे है, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, इसलिए मैंने लिखा डायरेक्टली लिख दिया। अदरवाइज़ यहाँ पर mg नहीं लग रहा, यहाँ पर तो इस स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा है। बट यदि मैं इस ब्लॉक कर देखूंगा तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन लगेगा और नीचे की ओर mg लगेगा, क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं और इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो दो फोर्सेस के अंडर में कोई बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट ही हो सकते हैं। सो मैंने डायरेक्टली इसकी जगह पर mg पुट कर दिया है। अब मैं आपको इसको कंपोनेंट मेथड से बता दूंगा, है ना। तो एक तो लॉमिस थ्योरम से अपने को देखना है, दूसरा कंपोनेंट मेथड से देखेंगे हम। सो नेक्स्ट है बाई कंपोनेंट मेथड। बाई कंपोनेंट मेथड, ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं, ये हमें ज़रूर आना चाहिए। इनके लिए कभी भी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं सब्जेक्ट की। अब हम यहाँ पर देखिए फोर्सेस बनाएंगे, TA TB और नीचे की तरफ 30G। सो आप देखिए ये है हमारा पॉइंट, इधर की तरफ एक लग रहा था, ये 30G का मतलब, और इधर की तरफ एक फोर्स और लग रहा था। सो आप देख लें एक बार, TA TB एंड 30। सो दैट इज़ TA TB एंड 30। इसको ऐसे ले गए और ये एंगल कितना है? 37। अब इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में आप उनके क्या लेंगे? कंपोनेंट ले लेंगे। तो मैं एक तो देखिए ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो ऑलरेडी दो फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लूँगा। तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया और एक लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर लिया, इन्हीं पर अब फोर्स लेंगे। तो ये तो TA ऑलरेडी इस लाइन पर है, मान लो इसे एक्स एक्सिस मान लिया, सो ये TA हो गया। और ये जो 30 वाला है इसको 300 अब लिख देता हूँ, सो ये 300 ऑलरेडी वर्टिकल है। बचा ये, सो ये कितना एंगल है यहाँ पर? 37। तो ये होगा कॉस, ऊपर वाला जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, ये मैंने भी बता दिया है, वेक्टर में भी आप पहले पढ़ रखे हैं। सो इस वाले को मैं कितना लिखूँगा? TB cos 37। अभी आपको डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। और ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, जैसे इस फोर्स को ले रहे हैं तो उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक उधर आएगा। जब हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर होता है वो उन दोनों के अंदर ही आएगा बीच में। तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, सो एक कंपोनेंट मेरा इस साइड हो गया। और ये चूँकि कॉस था तो ये कितना होगा? TB sin 37। अब आप देखिए पार्टिकल किस में? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब इधर का फोर्स इधर के बराबर हो, इधर का फोर्स इधर के बराबर हो, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। टोटल क्या होगा? 0 होगा। तो ऊपर वाले को मैं देखता हूँ वर्टिकल की तरफ जो है, सो आप देखिए TB sin 37 इज इक्वल टू 300, ये हो गया। अब यहाँ पर TB sin 37 की वैल्यू हमें याद है 3/5 एंड इट इज़ 300। सो आप देखिए TB की वैल्यू आ गई, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, सो ये आ जाएगा 500 न्यूटन जैसे पहले से। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लॉमिस थ्योरम लगाएं ही। अब एक बार ये हो गया, अब आप हॉरिजॉन्टल वालों को बराबर कर दीजिए। तो आप जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बराबर करेंगे, सो इधर की तरफ TA है और इधर की तरफ कितना है? TB cos 37। सो TA और TB कितना है? 500 एंड cos 37 इज़ 4/5। सो TA इज़ इक्वल टू 400 न्यूटन। सो TA 400 न्यूटन है एंड TB 500 न्यूटन है। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम वाले फोर्सेस को बता सकते हैं, काफ़ी इजीली बताया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक वॉल, ये मान लेता हूँ मैं,
और एक वॉल ये मान लेता हूँ, दीज आर 2 वॉल्स। और हम अपनी बॉडी को यहीं से अटैच कर देते हैं। ये एक यहाँ से एक स्ट्रिंग में लगाना चाहता हूँ, ये 90 डिग्री पर ही है, और एक स्ट्रिंग में यहाँ से भी लगा देता हूँ, और फिर एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को यहाँ मैं हैंग कर देता हूँ, ये लगा दिया। और इस ब्लॉक का जो मास है वो 10 kg है। इस स्ट्रिंग के टेंशन का नाम मैं T1 रख देता हूँ, इसका नाम T2 रख देता हूँ। ऐसे लगा दिया मैंने स्ट्रिंग को। सो अब यहाँ पर मेरे को क्या बताना है, फाइंड T1 एंड T2। सो काफ़ी इजी है बताना। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो जहाँ पर हमने ये नॉट लगा रखा है ना, इसको इक्विलिब्रियम पर लेते हैं। ये जहाँ पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये इधर वाला T2 हो गया, ये ऊपर का T1 हो गया, और इधर की तरफ यदि आप लेते हैं सो ये mg हो जाएगा। सो इट इज़ 10g, g की वैल्यू 10 ले लूँगा। ऐसे हमने इसको बना दिया है। सो अब आप समझिए कि ये है। अब हम तो बोल रहे हैं कि किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो देखते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम में है तो कैसे प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले बाई लॉमिस थ्योरम, इसके बाद फिर हम कंपोनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर लॉमिस थ्योरम ही पहले लगाएंगे। हम अभी एकदम एलिमेंट्री बातें सीख रहे हैं। ये 90, ये 90। सो T1 जब आप लेंगे तो बाकी दो के बीच का एंगल लेंगे। सो T1 डिवाइड बाई T1 लिया, तो T1 लिया तो ये 2 फोर्स बचे, तो इनके बीच का एंगल ले लिया, 90 है, तो T1 बाई साइन 90। फिर T2 लूँगा तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा। सो T2 डिवाइड बाई साइन 180 ले लिया, और ये 10g लूँगा तो इन दोनों के बीच का एंगल ले लूँगा। तो 10g मतलब 100 डिवाइड बाई, जब ये लेंगे तो ये 2 फोर्स बचेंगे, तो इनके बीच का एंगल कितना है, साइन 90। अभी आप समझिए, पहले प्रॉब्लम को लगाते हैं फिर देखते हैं कि क्या है। सो T1 बाई 1 साइन 90, T2 साइन 180 0, एंड इट इज़ 100 डिवाइड बाई 0। अब ये हमारे पास एक समस्या आ गई भाई कि ये तो डिवीजन बाई 0 अलाउड तो है नहीं, तो ये एक कठिन बात आ गई। साइन 90 ये 0 नहीं होगा, साइन 90 इज़ 1। तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, बट हमारे पास ये एक टर्म आ गया जिसमें पर क्या हमारे मिल रहा है, 180 मिला साइन 180, और साइन 180 कितना है, 0 है, एंड डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट अलाउड। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इनवैलिड स्टेटमेंट आ गया, ये किसी के बराबर नहीं हो सकता है, या आप इसे इनफाइनाइट लिखें तो इनमें से कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट को कैसे इंटरप्रेट करेंगे देखेंगे। तो ये तो हमने ड्रॉप कर दिया, वो अनडिफाइंड टर्म है, वो किसी के बराबर नहीं हो सकता। T1 बाई वो और 100 ऐसे बता सकते हैं। सो यहाँ पर T1 किसके इक्वल हो जाएगा, 100 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से इसको सॉल्व कराया। अभी इसको डिस्कस करेंगे कि मैंने ये क्यों लिख दिया, जानबूझ के मैंने ले लिया है इस तरह के क्वेश्चन। अब कंपोनेंट मेथड से मैं इसको सॉल्व करके सिखाता हूँ, फिर एनालाइज करेंगे बाय कंपोनेंट मेथड। इसके बाद अभी हम फिजिकली देखेंगे, पहले हम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया। अब आप देखिए हमारे पास 3 फोर्सेस थे, यहाँ पर इधर की तरफ T2, इधर वाला T1, और इधर वाला फोर्स कौन सा था, 10g है, 100। सो इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं हम। सभी फोर्सेस को इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा जब फोर्सेस कैंसिल कर देंगे। सो ये ऑलरेडी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रहे हैं, ये T2 था। सो इधर की तरफ तो ये T2 हो गया, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, ये T1 हो गया, ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, और ये 10g मतलब 100 हो गया। सो यदि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो आप सबसे पहले T1 वाले को देखेंगे। सो T1 किसके इक्वल हो गया, 100 न्यूटन के इक्वल हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ गया। अब बात आती है T2 की। सो T2 इधर की तरफ है, इधर कुछ है नहीं, यदि केवल ये फोर्स लगेगा तो इसको इधर की तरफ मूव करा देगा, लेकिन हमें पता है कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में, कहीं चली नहीं, इक्विलिब्रियम में है,
तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो T2 इधर की तरफ है, इधर वाला कंपोनेंट क्या है 0 है, इधर कोई फोर्स नहीं लगा, तो T2 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। सो T2 विल बी इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पर लिया था, ये वाली बात हमने स्किप कर दी थी। ये वैलिड तभी होगा जब वैल्यू कितनी हो 0। तो 0/0 वैसे तो अनडिफाइंड है, बट हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं वो समझते होंगे इस बात को। सो कभी हम मान लेते हैं कि कुछ लामिस थ्योरम लगा रहे हैं और हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो मैथमेटिकली अलाउड नहीं है, तो थोड़ा अपने को रुक करके सोचना पड़ेगा कि हम इसको आगे फर्दर कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में आइए, यदि आप इस रस्सी को काट भी देते हैं तो भी तो इसको बैलेंस कर ही लेगा ना। वो T1 अकेले किसको होल्ड कर सकता है, इसको होल्ड कर सकता है। फिर ये फोर्स हॉरिजेंटल है और ये वाला वर्टिकल है। कभी भी हॉरिजेंटल फोर्स वर्टिकल फोर्स को बैलेंस नहीं कर सकता है। हॉरिजेंटल फोर्स को कैंसिल करेगा, वर्टिकल फोर्स को कैंसिल करेगा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को हॉरिजेंटल ले रखा है और इसका mg कैसा वर्टिकल है, तो ये इसका हॉरिजेंटल फोर्स T2 इस mg को कभी भी बैलेंस नहीं कर सकता है। इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को ये स्ट्रिंग लगाना होगा। अब मैं वर्टिकल नहीं लगाना चाहूँ, मान लो मैं इधर स्ट्रिंग लगा देता जैसे पहले क्वेश्चन में है, तो इसके दो टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाते, एक mg को रोकता और एक T2 को बैलेंस करता। तो उस केस में ही हम T2 निकाल सकते थे। सो मैंने आपको इसलिए दो क्वेश्चन कराए। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखी स्ट्रिंग ऐसे लगाई थी, तो ये जो स्ट्रिंग का ये टेंशन TB है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो रोल प्ले कर रहा है। एक किसको कैंसिल कर रहा है TA के बराबर, और एक किसको बैलेंस कर रहा है 30 को। तो यहाँ पर TB का रोल 2 है, इसीलिए TB की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा आई थी। आप देखिए TB 500 आया था और TA 400 आया था। क्यों? क्योंकि TB को यहाँ पर दो रोल प्ले करना है। एक को इसको तो 300 न्यूटन के लिए फोर्स देना ही देना है और इसको भी बैलेंस करना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 500 आ गई और ये 300 है तो ये 400 आ गया। इनका जब आप रिजल्टेंट लेंगे 400 300 तो 500 के बराबर आएगा ही आएगा। तो ऐसे आप रुक करके सोच करके बता सकते हैं। ये बहुत एलिमेंट्री बातें हैं बट बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं। और मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया जहाँ पर सॉल्व करते समय कुछ आपको इम्पॉसिबिलिटी दिख सकती है, तो ऐसी मैथमेटिकल सिंगुलरिटी सॉल्व करते समय आ जाती हैं जहाँ हमें रुक के सोचने की ज़रूरत होगी। यह हमें अपने सोल्यूशन की फिजिबिलिटी पर वर्क करना पड़ेगा कि फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है। सो यहाँ से तो हमने नहीं देखा था कि T2 कितना होना चाहिए, बट हम यहाँ लिमिटिंग वैल्यू 0/0 यदि लगाना चाहें तो तभी ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी फाइनाइट नंबर को किसी 0 से डिवीजन जो है मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं होता है। सो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। सो एक सिंपल से क्वेश्चन मैं आपको इसमें और करके बता रहा हूँ। सो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ एक वॉल दी हुई है, दिस इज़ ए वॉल। इस वॉल पे यहाँ पर एक अटैचमेंट है और यहाँ एक स्ट्रिंग लगा दिया मैंने। इस स्ट्रिंग से मैंने एक बॉडी को हैंग कर दिया है और बहुत हल्की बॉडी है जिसका डायरेक्टली वेट दिया हुआ है 8 न्यूटन, 0.8 किलोग्राम की बॉडी होगी। और इधर की तरफ मैंने एक फोर्स F लगा दिया है और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ जो है 0.5 मीटर दी हुई है और ये जो आगे खिसक गया है यहाँ से यहाँ तक ये 0.3 मीटर है। सो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन लगाना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स F। फोर्स F मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड फोर्स F। और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये एक रस्सी बांधा, आपने फोर्स लगा के इधर खींच ली, इसका वेट नीचे काम करेगा ही करेगा। दोनों ही तरीके से लगाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन अभी मैंने आपको करा दिया है बट वहाँ पर हम दो स्ट्रिंग लगा रहे थे। अब आप देखिए सबसे पहले इसका FBD बनाएंगे। सो एक फोर्स इधर की तरफ लगा दिया F, एक इधर की तरफ है डायरेक्टली 8 दिया हुआ 8 न्यूटन और एक फोर्स इधर की तरफ जा रहा है, ये दिस इज़ योर फोर्स टेंशन T। ठीक है। सो ये एंगल मैं मान लेता हूँ कितना है, थीटा है। यदि एंगल थीटा है, दिया हुआ नहीं है हमने मानना, तो देखिए ये वर्टिकल के साथ थीटा है तो इधर वर्टिकल ही मैं बना देता हूँ। तो यदि मैं इसको वर्टिकल यहाँ से बना दूँगा तो इधर वर्टिकल के साथ हम एंगल क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। ये फिर से थोड़ा क्लियर बना लिया जाए।
ये इधर कर लिया और ये मैं वर्टिकल बना देता हूँ, जिससे एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है और ये टेंशन कितनी हो गई, टी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लॉमिस थ्योरम लगा करके आपको समझा देता हूँ कि हम इसे लॉमिस थ्योरम से कैसे बता सकते हैं। सो लॉमिस थ्योरम से लगाने के लिए तो यहाँ पर लॉमिस थ्योरम लगाने के लिए आप देखिए, ये एफ इधर है तो इनके बीच का दो फोर्स ले लेंगे। ये तो एंगल 90 ही है और यदि आप ये लेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सो आप देखिए, टी पहले लिखता हूँ मैं, टी डिवाइड बाय ये बचता है एंगल, सो साइन 90 है ना। टी फोर्स है, 3 फोर्सेस लेते हैं, 3 है और एक जब फोर्स लिया तो बाकी दो के बीच का एंगल तो 90 है। फिर मैं एफ़ ले लेता हूँ, एफ़ ले लिया तो एफ़ लिया तो ये दोनों फोर्स बच गए। तो इधर थीटा है तो ये टोटल 180 है, तो बचा कितना, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा 180 माइनस थीटा और ये 8 है, सो 8 और अब ये वाले बच गए तो ये कितना है, 90 प्लस थीटा। सो इट इज़ साइन 90 प्लस थीटा। ये आप ज़रूर इससे लगाइए जिससे आपको एंगल लिखने आ जाएगा, t/1 साइन 180 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा एंड दिस इज़ 8 साइन 90 प्लस थीटा। ये कॉस थीटा नहीं है, साइन 180 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ही हो गया और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए इस अपने इस ट्रायंगल में ये 0.3 है, ये 0.5 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, t इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो गया। सो इट इज़ 3/5 एंड कॉस थीटा 8, कॉस थीटा लेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/5 के इक्वल हो जाएगा। सो काफ़ी आसानी से बता सकते हैं आप यहाँ पर सॉल्व करके। तो t इज़ इक्वल टू 5f डिवाइड बाई 3 और यहाँ आ जाएगा कितना, 10 आ गया। सो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो t की वैल्यू तो 10 न्यूटन ही आ गई, t तो सीधा हमने लगा दिया और f की जब वैल्यू लेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन। सो f इज़ इक्वल टू 6 न्यूटन। ये मैंने आपको लॉमिस थ्योरम से बता दिया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा देता हूँ। सो नेक्स्ट है बाई कंपोनेंट मेथड। आप दोनों से लगाइए, शुरू में दोनों चीज़ें कंफर्टेबल होनी चाहिए अपने को, बाई कंपोनेंट मेथड। सो यहाँ कंपोनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आप देखिए हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। सो पहले तो मैं यहाँ पर 3 फोर्सेस बना लूँगा। एक इधर की तरफ F है, ये 8 और यहाँ पर टेंशन T था जिसका इस वर्टिकल के साथ एंगल दिया था थीटा। अब चूँकि हमारे फोर्सेस ये हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, सो मैं कंपोनेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में ही ले लूँगा। सो हॉरिजेंटल वर्टिकल, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्सेस से कंपोनेंट लेने के लिए फ्री होते हैं, बट हम वो ले लेंगे जो ज़्यादा इजी डायरेक्शन हो। तो 8 आ गया, इधर की तरफ F हो गया, फोर्सेस हॉरिजेंटल वर्ड, और ये T कितने एंगल पर है, थीटा। तो ये कंपोनेंट होगा इधर वाला, 2 कंपोनेंट में टूटे गए। तो एक तो हो गया T कॉस थीटा इधर, और इधर वाला जो कंपोनेंट हो गया वो आएगा T साइन थीटा। ऐसे बता सकते हैं, T है सो इधर इस लाइन पे कंपोनेंट, और यदि आप इधर की तरफ लेते हैं ये, तो ये फोर्स है तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच में से जा रहा होगा। अब आप यहाँ पर बहुत आसानी से बता सकते हैं, देखिए T कॉस थीटा इज इक्वल टू 8। अब कॉस थीटा की वो आप वहाँ से अपनी वैल्यू बना लेंगे, जो आपका डायग्राम था उस वाले ट्रायंगल को बना लेंगे जहाँ पर हमारा पार्टिकल था। यहाँ पर पार्टिकल का लोकेशन था, ये 0.3 माना है मैंने, ये 0.4, ये 0.5 और ये एंगल कितना है, थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, T इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज़ 4/5 इज इक्वल टू 8। तो आप देखिए T की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 10 न्यूटन के इक्वल हो गई, तो T आ गया। इसी तरीके से जब T आ गया तो आप इधर कर सकते हैं, यदि ये इक्विलिब्रियम में है तो F को कैंसिल करने के लिए इधर T साइन थीटा होगा। सो F इज़ इक्वल टू T साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं F इज़ इक्वल टू T कितना है, 10, और साइन थीटा यहाँ से लेंगे तो 3/5।
सो एफ विल बी इज इक्वल टू 6 न्यूटन। सो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से आप हमेशा क्वेश्चन को लगाइए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, अब वैसे तो 3 फोर्सेस वाले ही इक्विलिब्रियम अपने को दिया रहता है। सो टोटल फोर्स उस पर 0 होगा, टोटल फोर्स 0 है तो एक्स कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, वाई कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, इस तरीके से हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि हमारे पास ऐसा है, ये एक सपोर्ट है ऊपर कहीं और मेरे पास एक ये ब्लॉक है जिसका मास m है। इस ब्लॉक से मैंने 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट कर दिया, एक ये और एक ये कनेक्ट कर दिया मैंने, ये स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है। इधर आप एंगल मान सकते हैं, कहीं भी दिया रह सकता है। तो ये 45 डिग्री पर है और ये भी 45 डिग्री पर है। यदि स्ट्रिंग्स का एंगल सेम है तो उनमें टेंशन ज़रूर सेम होगा। सो और ये ब्लॉक किस में, इक्विलिब्रियम पे है। सो क्वेश्चन में ये है कि इफ़ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इक्वली होगा, यहाँ एंगल इक्वल है, इन ईच स्ट्रिंग इज 10√2 न्यूटन, then find mass of the block। तो जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को अपने को मास बताना है, then find mass of the block। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आसानी से बता सकते हैं हम। अब देखिए ये मैं इसको यहाँ पर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट ले लिया। इसमें नीचे की तरफ तो एक फोर्स लगेगा mg, तो m/g लगा दिया, एक इधर की तरफ लगा दिया t और एक इधर की तरफ भी लगा दिया t, ये हो गया। अब आप देखिए ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है। अब इक्विलिब्रियम में तो आप चाहे लॉमिस थ्योरम से भी लग जाएगा और कंपोनेंट मेथड से भी लग जाएगा। सो कंपोनेंट मेथड से लगाते हैं। तो आप कंपोनेंट मेथड लगाएंगे तो इधर t cos 45 कैंसिल कर देगा। सो मैं इसको कंपोनेंट मेथड से लगा देता हूँ। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे, पहले डायरेक्शन बनाएंगे, कौन कौन से ले रहे हैं। mg का मतलब 10m लिख देता हूँ मैं, g की वैल्यू 10 ले लिया। इधर की तरफ जो फोर्स है ये t cos 45, सो ये हो जाएगा t cos 45। इसका भी ये वाला कंपोनेंट t cos 45 होगा। आपको कंपोनेंट जरूर लिखने आना चाहिए। और ऊपर की तरफ 2 हो जाएंगे, t sin 45 प्लस t sin 45, दोनों इक्वली होंगे, बट मैंने एरो अलग लगा दिया है, तो t sin 45 एंड t sin 45 ऐसे ले लिया। तो देखिए ये तो कैंसिल कर ही दिया, t cos से कैंसिल हो गया। अब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहे हैं, 2t, सो 2t sin 45 इज इक्वल टू नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10m, m भी था और g की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10m हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे 2t sin 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू 10m, फिर 10 की वैल्यू, t की वैल्यू अपने को दिया है कितनी 10√2 इंटू 1/√2, सो दिस इज 1/√2 इज इक्वल टू 10m। सो 10 से 10 कैंसिल कर हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, इसलिए जो m की वैल्यू है वो 2 kg आ जाएगी। सो 2 kg के मास को हमने यहाँ हैंग कर रखा है। आप एक बार लॉमिस थ्योरम से इसको लगा करके देख लेना। तो ऐसे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराया है, एक तरह के ही क्वेश्चन हमने किया है। इक्विलिब्रियम पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट कहीं चल नहीं रहा और इस सपोर्ट से मैंने एक ये पुली लगा दिया है, ठीक है। ये पुली से एक स्ट्रिंग जा रही है और एक ये इधर की तरफ जा रही है। यहाँ पर एक होल होगा जहाँ से अंदर जा रही है और इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हम एक आदमी को खड़ा कर देते हैं। ये आदमी खड़ा हो गया
इसका हाथ इधर है और ये वाला यहाँ ऐसे पकड़ दिया, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हाथ हो गया। तो ये ऐसे आ रहा है यहाँ पर और मैंने इसको ऐसे पकड़ा दिया। सो पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और ये सब पूरा कहाँ पर है, एयर में है। अब ये दिस इज़ आवर बॉक्स एंड दिस इज़ अ पर्सन। ये पर्सन हो गया, ठीक है, ऐसे बना लिया। सो हमें ये पर्सन एंड बॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन ये है कि पर्सन एंड द बॉक्स और इन इक्विलिब्रियम। हैंग कर रहे हैं, वो एयर में हैंग कर रखा है। सो फाइंड टेंशन in the string and normal force and normal force on the man on the box भी लिख सकते हैं कि बॉक्स पर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा या पर्सन पर कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये बताना है। सो कई तरीके हैं इसको लगाने की। हम दोनों का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, या हम केवल पर्सन का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। सो मास अपने को लेना पड़ेगा। तो जो बॉक्स है, इस बॉक्स के मास को तो मैं m ले लेता हूँ, और जो पर्सन है उसके मास को m ले लेता हूँ। सो हम अलग अलग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। पर्सन का तो हम अलग से बना ही लेते हैं, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम ज़रूरी है। सो ये मैंने पर्सन बना लिया ऐसे। पर्सन के ऊपर एक रस्सी जा रही है, तो पर्सन रस्सी को नीचे खींचेगा तो रस्सी उसको ऊपर खींचेगी, एक ही हो गया। दूसरा इसका mg लगेगा नीचे, कैपिटल M मान का बना है, और चूंकि प्लेटफॉर्म में खड़ा है तो प्लेटफॉर्म इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सो जो पर्सन है उसको यदि मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लूँ तो पर्सन पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटी से mg, एक स्ट्रिंग पकड़ रखा है वो, तो स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा होगा तो स्ट्रिंग उसको ऊपर पुल करेगी, स्ट्रिंग हमेशा पुल करेगी, और वो चूँकि प्लेटफॉर्म में खड़ा है तो प्लेटफॉर्म एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सो आप देखिए, फॉर पर्सन के लिए मैं बना लिया, ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे लग रहा है। सो इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स 0 होंगे। सो n + t दैट विल बी इज इक्वल टू mg। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप इसी तरीके से बॉक्स का FBD बनाएंगे, बहुत आसान है बॉक्स का FBD बनाना। तो यहाँ पर एक रस्सी यहीं लगी, यहाँ तो होल है, यहाँ से चली गई नीचे, यहीं अटैच्ड है, तो एक टेंशन T होगा। दूसरा बॉक्स का mg लगेगा, m मास है, m तो ग्रेविटी उसको पुल करेगी, और पर्सन पर बॉक्स ने नॉर्मल ऊपर लगाया था, तो सिंस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स therefore person will exert force n on the box। ये जो n है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, तो पर्सन बॉक्स पर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, तो बॉक्स पर्सन पर ऊपर की तरफ लगाएगा। आप यदि किसी बॉडी पर खड़े हैं, मान लेते हैं आप एक सरफेस पर खड़े हैं, तो सरफेस पर आप नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएंगे और सरफेस आप पर ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फॉर बॉक्स के लिए आप देखेंगे, सो टी विल बी इज इक्वल टू, टी ऊपर है और ये दोनों फोर्स नीचे हैं, तो टी विल बी इज इक्वल टू n + mg। ये हो गया। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम तुरंत ही चल जाएगा, है ना। कोई बहुत ईजी नहीं, मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको टी निकालना है तो आप n की वैल्यू लिख दीजिए, तो टी इज इक्वल टू, यहाँ से n किसके इक्वल हो जाएगा, mg माइनस टी, ये तो n की जगह लिख दिया, और प्लस स्मॉल mg। ध्यान रखना है एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो इस तरीके से आप t की वैल्यू लिख देंगे तो t इधर आ गया। सो आप जब t की वैल्यू लिखेंगे, सो t किसके इक्वल हो जाएगा, ये m + m/2 × g, ये टेंशन t हो गया बस।
दिस इज़ योर टेंशन टी की वैल्यू आप रख देना, सो आपको नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं यहीं पर कहीं नॉर्मल की वैल्यू लिख देता हूँ। सो आप सॉल्व करेंगे जब, तो नॉर्मल की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। सो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी m-m/2 इंटू जी। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने वेरीफाई करने के लिए। इस टी को उठा करके आप यहाँ रख दीजिए। तो आप देखिए जब यहाँ टी को उठा कर रखेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो mg माइनस ये करेंगे। सो आप माइनस करेंगे तो ये 2mg माइनस mg कितना हो जाएगा, mg माइनस mg/2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम में तो पर्सन और बॉक्स वहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, और हमने इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, पर्सन के लिए बना दिया और बॉक्स के लिए बना दिया। आप चाहें तो बॉक्स के लिए एक साथ बना करके भी सॉल्व। सो इक्विलिब्रियम पर एक क्वेश्चन करके और देखते हैं। जैसे मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर दिया है, और ये इधर की तरफ एक वॉल है जिसके कांटेक्ट में है ये वॉल हो गई, और ये इधर से ग्राउंड है ही, ये ऐसे ये ग्राउंड है, और इधर की तरफ से भी एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये ऐसे ये थोड़ा ग्राउंड ऊपर हो गया। तो आप जो है यहाँ पे इसको बता सकते हैं, ये एक ये हो गया, ऐसे मैंने अटैच कर दिया। एंड दिस इज़ योर ग्राउंड। ये 30 डिग्री का एंगल है। सो ये है, दिस इज़ योर वॉल और दिस इज़ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, तो ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है। ये जो स्फीयर है उसका मास ले लेता हूँ मैं। सो मैंने मान लिया कि मास 50 kg है। सो मेरे को क्या बताना है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स exerted by wall and the inclined plane. Find normal force exerted by wall and inclined plane. एकदम आसान सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। हम तो बेसिक लामिस थ्योरम से या कंपोनेंट मेथड से कहीं से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका FVD बनाना चाहेंगे। तो आप देखिए ये स्फीयर, ये इसका सेंटर, नीचे की ओर 50G, ये यहाँ कांटेक्ट में है, ये यहाँ कांटेक्ट में है। तो वॉल इस पे नॉर्मल लगाएगी। कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो नॉर्मल फोर्स दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ऐसे जाना चाहिए सेंटर से, बट हम ये वॉल पर 90 डिग्री का लगेगा, तो मैं इसको 90 डिग्री मान लिया, और ये मान लेता हूँ मैं कितना, N1। और इधर की तरफ ये सेंटर है, सेंटर के लॉन्ग ही लगेगा। क्यों सेंटर के लॉन्ग लगेगा, बिकॉज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू स्फीयर। तो ये हो गया कौन सा, N2। तो इंक्लाइंड प्लेन ने N2 लगा दिया और इसने N1 लगा दिया। सो ये वाला एंगल हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का हो जाएगा। 30 डिग्री का एंगल ये होगा। इधर से 30 था, तो आप ये जब नॉर्मल लगाएंगे, सो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये फोर्स और इसके बीच का एंगल भी 30 डिग्री का होगा, ये आप देख लेना। अब मैं इसको यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। सो आप देखिए एकदम आसान सा है। ये वर्टिकल ऑलरेडी है, सो 50G है। सो इधर की तरफ कितना लिख दिया मैंने, 500। ये इधर की तरफ कितना है, N1, तो मैंने N1 लिख दिया, है ना। ये यहाँ से इस साइड डायरेक्शन में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और N2 वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, सो ये मैंने N2 बना लिया। और ये एंगल कितना है, 30 विद द वर्टिकल, सो N2 वर्टिकल से 30 बना लिया। अब आप इसके कंपोनेंट्स बना लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में।
तो इधर की तरफ जो फोर्स गया वो तो 500 है, इधर की तरफ जो फोर्स गया वो N1 है, इधर की तरफ जो फोर्स ये N2 के दो कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि ना तो N2 हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा है, तो जिसके साथ एंगल होता है कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये हो जाएगा N2 cos 30, और इधर की तरफ कितना हो जाएगा N2 sin 30। सो आप देखिए बहुत आसानी से हो गया ये, तो N2 cos 30 यहीं पर आप लिखा सकते हैं, N2 cos 30 इज इक्वल टू 500। cos 30 कितना होगा √3/2, सो √3/2, तो 2 उधर चला गया तो 1000, सो इट इज़ 1000 डिवाइड बाई √3 न्यूटन, ये हो गया N2 की वैल्यू। इसी तरीके से N1 ले लेंगे आप, सो मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। सो N1 किसके इक्वल हो जाएगा N2 sin 30, तो sin 30 तो कितना होता है 1/2, तो ये 500 हो जाएगा, सो इट इज़ 500 डिवाइड बाई √3 न्यूटन। बस ठीक है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो काफ़ी ईजिली तरीके से हमने इसे सॉल्व करके देख लिया। आप देखिए ये हमारा स्फीयर दो सरफेस से कांटेक्ट में था, तो जब मैंने यहाँ लिया तो ये वॉल है, तो वॉल के परपेंडिकुलर, और जब मैंने यहाँ लिया तो इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर, तो मैं दो फोर्स बनाऊंगा। जैसे ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर था, तो यहाँ से ये इधर परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पर ये ले लेंगे तो ये इधर सेंटर से, तो इस तरीके से दो परपेंडिकुलर यहाँ होंगे, तो एक फोर्स इधर की तरफ लेगा और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा। तो मैंने वही लिख लिया है N2 और N1। अब ये आ गया। अब आप लॉम्बिस थ्योरम लगाना चाहें तो लॉम्बिस थ्योरम, या कंपोनेंट लगाना चाहें तो कंपोनेंट लगा करके बता सकते हैं। तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000/√3, और N1 आ जाएगा 500/√3। तो एक आ गया 1000/√3 और आ गया 5। तो ये जो वॉल है इसने कितना फोर्स लगाया, N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 500/√3 न्यूटन, यहाँ पर ही आ जाएगी। और जो इंक्लाइंड प्लेन है उसने फोर्स कितना लगाया है, इंक्लाइंड प्लेन ने फोर्स जो लगाया N2 जो आ गया है दैट इज़ 1000 डिवाइड बाई √3 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं।